आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द जनरल एस्पेक्ट्स एंड बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। आज के लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन, इसके कंपोनेंट्स, इसके सेलुलर कंपोनेंट्स, इसके फर्दर डिवीजन्स की ऑर्गेनाइजेशन, इसका बेसिक यूनिट जो कि न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर, उसके फर्दर कम्युनिकेशंस, इन सब एस्पेक्ट्स पे गौर करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम पढ़ेंगे जो कि रिसेप्टर्स हैं, जिनका जिक्र आता रहता है। ठीक है, सेंसेशन से रिलेटेड। और एंड पे ब्रेन का जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, कितनी लोब्स हैं, जस्ट एक तरफा गो थ्रू करेंगे। और बाद में जब हम सीक्वेंस से प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम डिटेल से हर एक चीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि नर्वस सिस्टम है क्या। जैसे बॉडी में बाकी सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह जो कोऑर्डिनेशन को हमारे वॉलेंट्री कामों की और इनवॉलेंट्री कामों को कोऑर्डिनेट करवा रहा है। ठीक है। और डिफरेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करवा रहा है, कमांड जिसके हाथ में है वो नर्वस सिस्टम है। ठीक है। यानी कि हमारी हमने जो कोई एक्टिविटी करनी है वो किस तरह प्लान होगी, किस तरह प्रोसीड होगी, वो सब जो है नर्वस सिस्टम के अंदर है। इवन अगर कोई मूवमेंट करनी वो लोकोमोटर सिस्टम ने, लेकिन करवाएगा कौन उससे? नर्वस सिस्टम, क्योंकि कमांड इसके पास है। ठीक है। और नर्वस सिस्टम जस्ट ये नहीं है कि खुद एक सिस्टम है और कमांड कर रहा है, बल्कि ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके भी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। तब हम इसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये अपने नर्वस इन्फ्लुएंस से एंडोक्राइन सिस्टम से स्क्रीशंस करवा कर भी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है। यानी कि नर्वस सिस्टम में हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा बात करना सब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आता है। ठीक। इसकी फिर फर्दर डिवीजन्स हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और इसमें इस तरह इसका पैटर्न है काम करने का कि सिग्नल्स आते हैं, ये उनको प्रोसेस करता है और उन पे रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि इसको इनपुट दी जाती है, ये उस पे आउटपुट देता है, लेकिन प्रोसेसिंग करने के बाद तभी जब सीपीयू यानी कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको फिर कंपैरिजन कर रहे होते हैं ब्रेन के साथ, कि वहां भी आप इनपुट देते हैं माउस से, कीबोर्ड से, मदरबोर्ड में या सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है और स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ ऐसा ही है कि स्टिमुलस जो है या सेंसरी इन्फो बाहर से सीएनएस में जाएगी, और वो क्या प्रोसेसेस हैं? विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, केमिकल रिसेप्टर्स हो सकता है, टच की सेंसेशन हो सकती है। और इन टर्न क्या मिलेगा प्रोसेसिंग के बाद? मोटर रिस्पॉन्स पेरिफेरी को, के जो स्टिमुलस मिला है उसके रिस्पॉन्स में हमने करना क्या है। प्रॉपर कंपोनेंट्स या डिवीजन की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम को हम दो प्रॉपर बड़ी डिवीजन्स में कंसीडर करते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल मतलब सेंटर, और पेरिफेरी मींस साइड पे। ठीक है। सेंटर वो है जहां पर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो इन दो स्ट्रक्चर से हट के, चाहे उसमें सारी नर्व्स आ जाएं, सारे फाइबर्स आ जाएं, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आ जाएं, ठीक है, वो सब जो हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो भी स्ट्रक्चर सेंसेशन कैरी करने के काबिल है, नर्व इनपुट आउटपुट देने के काबिल है, दैट विल बी कंसीडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्योंकि वास्ट है, इसकी फर्दर दो डिवीजन्स हैं। एक डिवीजन सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाती है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाती है। सोमैटिक वर्ड सोमा से, सोमा मीन्स बॉडी, यानी कि ये वो चीजें हैं जो हमारे वोलेंट्री कंट्रोल के अंदर है, जैसे स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। और ऑटोनॉमिक वो है जो इनवोलेंट्री कंट्रोल है, जैसे ग्लैंड्स का, जैसे स्मूथ मसल्स का। इसकी फर्दर दो डिवीजन्स हैं, एक सिंपैथेटिक डिवीजन है, एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। और सिंपैथेटिक डिवीजन वो है जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स से डील करती है, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो हम बेसिक साइंस में भी पढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गए, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी सारे नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है। सोमैटिक सिस्टम में क्या? वोलेंट्री मूवमेंट, जैसे कि स्केलेटल मसल। ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों है। ठीक है। होंगे ये एक्ट एक सेट ऑफ ऑर्गन्स पे ही होंगे, लेकिन डिफरेंट रिस्पॉन्सेज उनसे प्रोड्यूस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्यूपल पे अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है तो वो प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है।
पैरासिम्पैथेटिक करेगा तो डायलेट करवाता है। जिस तरह की जरूरत है उस हिसाब से ये एक्ट करेंगे, लेकिन ज्यादातर ये सिमिलर विस्ट्रास पे ही एक्ट कर रहे होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं नर्वस सिस्टम के, तो मेन दो कंपोनेंट्स हैं जो जो ओवरऑल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। उसमें नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स हैं और ग्लायल सेल्स हैं। अब नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स वो हैं जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल बेसिस बनाते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम सेल के बारे में कहते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसी तरह न्यूरॉन इज द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये वही है जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा विद इन द नर्वस सिस्टम, चाहे लाना आफ्रेंट या प्रोसेस करवाना या उसको वापस कन्वे करवाना इफरेंट, ये सब न्यूरॉन्स करेगा, ठीक है। और ग्लायल सेल्स वो हैं जो इन्हीं न्यूरॉन्स को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे, इनकी नॉरिशमेंट करेंगे। जैसे कि शिवान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये वो हैं जो कि एक्सॉन्स, जो मेन कैरी करने वाला पोर्शन है सिग्नल्स को, उसको इंसुलेट करके प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आपके सामने जो पिक्चर है स्क्रीन पे, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक सिंपल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये जो इसके ऊपर जो ये कवरिंग है ये ग्लायल सेल की है। यहाँ पे क्योंकि एक सीएनएस का न्यूरॉन है तो इसकी कवरिंग ओलिगोडेंड्रोसाइट ने की है। आगे हम इस चीज को डिटेल से बात करेंगे। तो हम जनरल बात ऑर्गेनाइजेशन की बात करते नर्वस सिस्टम की, उसमें हमने पढ़ा कि नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीजें हैं, यानी कि नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स और उनके प्रोसेसेस, ठीक है। अब न्यूरॉन को जरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और न्यूरोग्लाया क्या थे? वही ग्लायल सेल्स या स्ट्रक्चरल सेल्स। तो डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स हैं, उनकी प्रोसेसेस हैं, लेकिन एक न्यूरॉन का जनरल स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसा होता है। जैसे इस पिक्चर में आपके सामने एक न्यूरॉन मौजूद है। न्यूरॉन की एक चीज इसकी सेल बॉडी होती है, इसके प्रोसेसेस में डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। ये एक्सॉन्स ही हैं जो ग्लाइल सेल्स से कवर होते हैं, जैसे इस केस में ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। इसी तरह एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लाया है या सपोर्टिंग सेल्स हैं। इनको फिर हम इनके रेलिवेंट जगहों पर ज्यादा डिटेल से देखेंगे। अभी नाम की हद तक आपको पता होना चाहिए कि सीएनएस में न्यूरॉन की प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद हैं, जिसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स हैं और माइक्रोग्लाया है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो सीएनएस का इंटीरियर है वो ग्रे और व्हाइट मैटर की फॉर्म में अरेंज हुआ है, ठीक है। ग्रे और व्हाइट मैटर क्या है? जो ग्रे मैटर है ये बेसिकली नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स का, डेंड्राइट्स का, और इनके जो आपस में कांटेक्ट है, यानी कि जाहिर है न्यूरॉन एक से दूसरे के साथ लिंक है। अगर ये चेन की तरह लिंक होंगे तो ही तो ये सिग्नल ट्रांसमिट कर सकेंगे। जैसे रिले होता है, रिले रेस होती है कि आप मैसेज पास ऑन करते जाते हो, ठीक है। तो न्यूरॉन भी पास ऑन करते जाते हैं, इसलिए आपस में कॉन्टेक्ट्स बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। अब यही जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स हैं ये, और इनमें सिग्नल लाने वाला कंपोनेंट डेंड्राइट और इनके कॉन्टेक्ट्स जो हैं ये सब ग्रे मैटर बनाते हैं, और जस्ट जो नर्व फाइबर्स हैं वो वाइट मैटर बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक दफा दोबारा पीछे जाएंगे, चीजों को समझेंगे और फिर वापस इस पॉइंट पे आएंगे। अब ये जो हमारे सामने पिक्चर मौजूद है, इसमें एक चीज ये समझने की है कि ये जो पोर्शन है न्यूरॉन का, ये वो है जो सिग्नल को अवे कैरी करेगा न्यूरॉन से, ठीक है। यानी कि जो आउटपुट में इन्वॉल्व है वो ये है, नाम इस स्ट्रक्चर का है एक्सॉन, ठीक। ये जब कंबाइन करेंगे तो ये नर्व फाइबर्स बनाते हैं, और बाकी जो पोर्शन है ये सेल बॉडीज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी खुद, और इन्हीं के साथ बाकी साइनेप्सिस बनती हैं। हम जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। एक साइड में हर चीज कवर करना इज डिफिकल्ट, विल प्रोसीड तो फिर ये समझ आती जाएंगी चीजें, ठीक है। तो अभी आसान लफ्जों में ये है कि ये जो पोर्शन है सारा, ये कलेक्टिवली ग्रे मैटर बन जाएगा हर न्यूरॉन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, ठीक है। और ये जो लोअर पोर्शन है ये वाला वाइट मैटर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो नर्व सेल्स की डेंड्राइट्स और सिनेप्टिक कॉन्टेक्ट्स की कलेक्शन है वो ग्रे मैटर है,
और व्हाइट मैटर क्या है, नर्व फाइबर्स हैं जो कि न्यूरोग्लाया में सपोर्टिंग टिश्यू में एम्बेडेड है। ठीक है, अब सीएनएस में पैटर्न ये है कि ग्रे मैटर जो है वो बाहर मौजूद है। ठीक है, ग्रे मैटर बाहर मौजूद है और व्हाइट मैटर क्या है, व्हाइट मैटर जो नर्व सेल की कलेक्शन है वो अंदर मौजूद है। ठीक है, अब कलर ये क्यों डिफरेंट है, ये इनके ऊपर मौजूद कवरिंग की वजह से है। ठीक है, जो व्हाइट मैटर के ऊपर कवरिंग है वो एक्सॉन के ऊपर मौजूद जो इंसुलेटिंग शीथ है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उसकी वजह से कलर इसका व्हाइट है। आगे हम इसकी मजीद बात करेंगे। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते, एक चीज जो पॉइंट यहाँ पर याद रखने का है वो ये है कि ब्रेन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न ये है कि ग्रे मैटर बाहर है आउटसाइड और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ मौजूद है। लेकिन यही पैटर्न जो है स्पाइनल कॉर्ड में इन्वर्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर है, ठीक है, जो बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर जैसे हम कहते हैं, और व्हाइट मैटर जो है वो बाहर की तरफ है। तभी जो स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट्स इनमें सेंसेशंस कैरी होती हैं वो हम देखेंगे तो वो हमें यहाँ नजर आएंगे। ठीक है, किस लेवल पर ये स्प्लिट होता है या ये चेंज होता है, ये हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो ये चीज हमें क्लियर होती जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज है वो ये है कि ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर बाहर, व्हाइट मैटर अंदर, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर और ग्रे मैटर अंदर मौजूद है। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ जब सीएनएस आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ न्यूक्लियस का मतलब है न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की आपस में ग्रुपिंग हो जाना। ठीक है, डिफरेंट एरियाज में ग्रुपिंग हो जाना इज न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, जैसे सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई है। ठीक है, डिफरेंट जगहों पर ये जो डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं, यहाँ पर सीएनएस के न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज कलेक्ट हो गई थी तो उन्होंने एक न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकली सीएनएस जो है वो न्यूरल ट्यूब से आता है। अगर आपको थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट याद हो तो उसमें पढ़ा था कि न्यूरल ट्यूब बनती है जिसके क्लोइड से सीएनएस बनता है। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जनरल ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमने बात की थी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो सब पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट हैं वो क्रैनियल नर्व्स हैं और हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, क्रैनियल नर्व्स वो हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट हुई थी, होती है ब्रेन से ओरिजिनेट है, लेकिन इनको हिस्सा कंसीडर करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्योंकि ये आगे विस्ट्रास पे, फेस पे प्रोवाइड कर रही है, टंग पे, सब डिफरेंट रीजन्स में प्रोवाइड कर रही होती है सेंसेशन, अपना मोटर एक्टिविटी या जिस तरह मिक्स्ड होती हैं अपनी एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स तो वो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं और लिम्स में, ट्रंक में सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं और मोटर एक्टिविटी करवाती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, टोटल 12 नर्व्स हैं। ठीक है, इनको रोमन नंबरिंग की जाती है, इनके नाम आपको आने चाहिए, हम इनका डिटेल से भी गो थ्रू करेंगे, लेकिन आज इनके नाम और इनका जर्नल फंक्शन आपके जहन में होना चाहिए। जैसे फर्स्ट जो नर्व है दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, ऑल्फैक्टरी ऑल्फेक्शन से है, सेंस ऑफ स्मेल से है, ये सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड करेगी। सेकेंड इज ऑप्टिक। ऑप्टिक जो है वो वर्ड ही आई से रिलेटेड है, तो ये आई की सेंसरी नर्व है। अब क्रेनियल नर्व में एक चीज होगी कि नर्व या तो सेंसरी होगी कि जस्ट सेंसेशन कैरी करेगी, या तो मोटर होगी जस्ट मूवमेंट करवाएगी, या फिर मिक्स्ड होगी कि दोनों एक्शंस प्रोवाइड करेगी। जबकि जब हम स्पाइनल नर्व की बात करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि वो सारी एक्टिविटी करवा रही है, यानी कि वो होती ही मिक्स्ड नर्व है, वो सेंसरी भी है, वो मोटर भी है। ठीक, तो फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड जो है वो ऑक्यूलो मोटर कहलाती है। ऑक्यूलो आई के लिए और मोटर मूवमेंट से, तो आई की जो मूवमेंट करवा रही है वो ऑक्यूलो मोटर नर्व है, ये मोटर है, नीचे मेंशन्ड है साथ के नर्व किस टाइप की है। ठीक है, ये आई के सारे मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट टू मसल्स जिनको बाकी दो नर्व सप्लाई करेंगे। ठीक है, फोर्थ इज ट्रोक्लियर, ये आई के एक मसल को सप्लाई करती है। फिफ्थ ट्राइजेमिनल। अब देखिए कि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। जैसे सेंसरी में फेस पर सेंसेशन देती है, ठीक है, और मोटर जो है वो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। सिक्स्थ जो नर्व है
वो भी एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करेगी। उसके बाद सेवंथ नर्व जो है वो मसल्स ऑफ द फेस या मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को। एट्थ नर्व जो है वो इनर ईयर को सप्लाई करती है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स है, इनर ईयर वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, यानी कि बैलेंस भी और हियरिंग भी। नाइन्थ नर्व फिर मिक्स्ड है, सेंसरी कंपोनेंट इसका टंग पे, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स पे है। मोटर कंपोनेंट में ये फेरेंजियल मस्कुलेचर को सप्लाई करती है, जो स्वॉल्विंग है तभी वो इसके अंदर आ जाती है सारी। ठीक है, वेगस नर्व बहुत एक्सटेंसिव है, लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व है, और ये ब्रेन से यानी ओरिजिनेट करने के बाद डिसेंड होकर एब्डोमेन तक जाकर सप्लाई करती है। ठीक है, ये मोटर कंपोनेंट हार्ट, लंग्स, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, सेंसरी एलिमेंट भी इन्हीं को सप्लाई करती है। जो स्ट्रेच से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, वो इस नर्व की वजह से। इन इंटरनल विस्ट्रा में पेन उस तरह फील तो नहीं होता जैसे फिजिकल पेन होता है, लेकिन अगर स्ट्रेच हो तो वो फिर डिस्कम्फर्ट की फीलिंग अराइज करते हैं, ये वेगस नर्व से। 11th नर्व जो है ये मोटर है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करती है। और 12th नर्व भी मोटर है, जो मसल्स ऑफ टंग को सप्लाई करती है। ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये सारी समरी है क्रैनियल नर्व्स की। ये डिफरेंट ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में से अराइज करेंगे, कुछ मेडुला में से, कुछ पॉन्स में से। वो हम जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे, हम इन नर्व्स के न्यूक्लियाई के बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में और इनके पाथवेज के बारे में पढ़ते जाएंगे। स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं। अब स्पाइनल नर्व्स जो हैं इनके 31 पेयर्स हैं। ठीक है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, और इस तरह है कि सर्वाइकल जो है वो 8 है। ठीक है, 8 सर्वाइकल नर्व्स हैं, 12 थोरेसिक नर्व्स हैं, लंबर जो है वो 5 हैं, सैक्रल भी 5 है, और कॉक्सीजियल जस्ट सिंगल एक ही नर्व है। ठीक है, कॉक्सीजियल जो सिंगल नर्व है। अब ये जो नर्व्स हैं, यहाँ डिफरेंस इस तरह है कि क्रैनियल नर्व्स एक सिंगल सिंगल नर्व एग्जिस्ट करती, यहाँ पे ये डिफरेंट पॉइंट्स पर नर्व के प्लेक्सिस बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। जहां ज्यादा प्रॉपर इनर्वेशन देनी होती है वहां पर प्लेक्सिस, जैसे नेक का रीजन है वहां पर C1 से C5 तक के फाइबर्स सर्वाइकल प्लेक्सिस बनकर एग्जिस्ट करते हैं। अपर लिम्ब के रीजन में C5 से T1 तक ब्रेकियल प्लेक्सिस बनकर एग्जिस्ट करते हैं। L1 से L5 के लेवल पर, ठीक है, L4 के लेवल पर लंबर प्लेक्सिस, और L4 से S4 के लेवल पर सैक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, इस तरह करके ये प्लेक्सिस बनाकर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस अपर लिम्ब को, लंबर प्लेक्सिस एब्डोमेन और लोअर लिम्ब को, जबकि सैक्रल प्लेक्सिस पेल्विस, पेरिनियम और लोअर लिम्ब सबको सप्लाई करता है। इस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं जो उस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, तो उनसे एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर जो सारे इफरेंट एक्सॉन्स हैं, यानी कि जो नर्व का अवे सेंसेशन कैरी करने वाला पोर्शन, ठीक है, या अवे मोटर एक्टिविटी करवाने वाला पोर्शन, वो सारे यहाँ मौजूद होंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज एग्जिस्ट करेंगी ग्रुप्स बनाकर, उनको हम गैंग्लिया कहेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट दोबारा रिलेट करने वाला है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज ने एग्रीगेट बनाया था तब हमने उनको न्यूक्लियाई कहा था, लेकिन जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स उनकी सेल बॉडीज एग्रीगेट बनाएंगी तब वो गैंग्लिया कहलाएंगी। ठीक है, और इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। गैंग्लिया जो है क्योंकि सेंसरी है, सेंसेशन कैरी कर रहे होते हैं, तो ये ज्यादातर डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करवा रहे होते हैं, लेकिन CNS में डिफरेंट है, वो हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, एफरेंट प्रोसेसेस जो है इन सेंसरी न्यूरॉन्स के वो हमें मिलेंगे, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो फ्लाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स का और रेस्ट डाइजेस्ट सिस्टम का जो नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक, उसके गैंग्लियॉन्स, उसके न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का कलेक्शन हमें मिलेगा, यानी मल्टीपल जगहों पर। अब क्योंकि इसके कंपोनेंट्स ज्यादा हैं तो मल्टीपल एग्रीगेशन हमें जगह जगह मिलेंगी। जैसे CNS में जस्ट हमें एक सिंगल न्यूक्लियाई मिले थे एग्रीगेशन, यहाँ हमें गैंग्लिया की फॉर्म में मल्टीपल चीजें मिलेंगी। ठीक है, और ये जो न्यूरॉनल सेल बॉडीज हैं ये सारे एम्ब्रियोलॉजिकली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से बनते हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर में आ जाएं, देखें यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद है। यहाँ देखें एक ग्लैंड है, ठीक है, और उसके अलावा स्मूथ मसल्स हैं। अब पैटर्न क्या है कि
पहले ये जो पोर्शन है बैक साइड, ये सेंसरी है, ठीक है। ये सेंसेशन रिसीव करती है, उधर से सेंसेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां से प्रोसेसिंग होती है, अगर काम ऐसा है कि स्पाइनल कॉर्ड उसको डील कर सके, अदरवाइज जैसे रिफ्लेक्स आर्क, अदरवाइज सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया जाता है ब्रेन की तरफ, वहां से प्रोसेसिंग होकर मोटर पाथवे के थ्रू सिग्नल आता है और आगे पास ऑन कर दिया जाता है। अब गैंग्लियन बनने का फायदा ये है कि ये इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि जैसे कि अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को कंट्रोल करना है, हम चाहते हैं, यानी कि ब्रेन चाहता है कि ऐसी एक्टिविटी हो कि इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करे और जो ग्लैंड्स हैं वो स्क्रीशंस भी प्रोड्यूस करें ताकि डाइजेशन इंप्रूव हो जाए। तो एट द सेम टाइम दोनों को कमांड देना जरूरी है। अब गैंग्लिया का फायदा ये है कि यहाँ पर नर्व फाइबर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं और मैसेज स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया के ग्रुप्स होते हैं कि आप एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं सबको कन्वे हो जाता है, तो गैंग्लियन ऐसे है कि हर न्यूरॉन की सेल बॉडी इसके अंदर इंटीग्रेट हो गई है तो मैसेज सबको कन्वे होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसकी एफ्रेंट डिवीजन वो जो कैरी करेगी पेरिफ्री से सारे स्टिमुलस को, सारी सेंसेशंस को टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसिंग करवाने के लिए, ठीक है, यानी इनपुट। फिर ऑटोनॉमिक डिवीजन है कि अब जो रिप्लाई आना है सीएनएस से, जो रिस्पॉन्स आना है, क्या वो ऑटोनॉमिक सिस्टम के लिए या वो सोमैटिक सिस्टम के लिए, वो डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्किन पे एक स्टिमुलस आया, ठीक है, वो कैरी हुआ आफ्रेंट न्यूरॉन से, यहाँ पर सब न्यूरॉन्स ने सिनैप्स किया और बनाया डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब ये सिग्नल चले गए स्पाइनल कॉर्ड में और एक कंपोनेंट इसका हायर कमांड यानी कि ब्रेन को फॉरवर्ड हो गया। अब रिस्पॉन्स जो आया है तो वो मोटर रूट है, ठीक है, वो भी दोबारा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बनेगा ताकि जिस तरह मैंने बताया कि स्मूथ मसल और ग्लैंड्स यानी जो इनवॉलेंट्री कंपोनेंट है वो इंटीग्रेट हो जाए, तो विस्ट्रा को जाएगा जैसे ये गट को जा रहा है। या फिर अगर वो मोटर एक्टिविटी के लिए तो वो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन के थ्रू स्केलेटल मसल को चला जाएगा, जैसे कि कॉन्ट्रेक्शन की अगर कमांड आती है कि बाजू मूव किया जाए, ठीक है, तो वो इस तरह कैरी हो जाएगा। न्यूरॉन या नर्व सेल की बात करते हैं, जैसे कि हमने बात की कि बेसिक या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, तो इसके कंपोनेंट्स याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में सिंपल न्यूरॉन ड्रॉ करने के लिए भी आता है, रोस्पी में लेबल करने के लिए भी आ सकता है। अगर न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर पता हो तो ही सारी चीजों के बारे में समझा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं की एग्रीगेशंस हैं टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे इसी की सेल बॉडी का इंटीग्रेट हो जाना न्यूक्लिया या गैंग्लिया बनाते हैं, और इसी के एक्सॉन्स का इकट्ठा हो जाना नर्व फाइबर्स या नर्व्स बनाते हैं, और इसी के टर्मिनल से आगे सेंसेशन कैरी होती है, ठीक है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को वन बाय वन हर चीज को देखते हैं। जो इसका इसका ब्रेन है ना, यानी इसका ये हायर कमांड है जहां इसके फैसले होते हैं, वो इसकी सेल बॉडी है, ठीक है। इसके प्रोसेसेस हैं दो तरफ, एक साइड पर जो छोटे प्रोसेसेस हैं जो इसकी तरफ पैगाम लाएंगे वो डेंड्राइट्स हैं, जो इससे दूर ले जाएंगे वो एक्सॉन्स हैं, ठीक है। फिर सेल बॉडी के अंदर, सारे बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, यहाँ पर सारे फंक्शंस जैसे डीएनए सिंथेसिस ऐसे काम हो रहे हैं, सही। यहाँ से सिग्नल कैरी हो रहा है एक्सॉन से टूवर्ड्स द टर्मिनल, टर्मिनल आगे लिंक बनाएगा बाकी न्यूरॉन्स के साथ और मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। अब क्योंकि ये हिस्सा जो है ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज कैरी कर रहा है तो इसकी प्रोटेक्शन जरूरी है, इसको डैमेज से बचाना जरूरी है, यही वो हिस्सा है जो नर्व्स बनाएगा मिलकर, ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक शीथ मौजूद है जिसका नाम है माइलिन शीथ, लिपिड से बनी है ये, और जो सेल्स क्रीट कर रहे हैं उनका नाम है शिवॉन सेल्स, ठीक है। वो क्रीट कर रहे हैं और इसको इंसुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दफा रिकॉल करते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को क्योंकि ये हमें अभी काम आने वाले हैं सारे वन बाय वन। तो ये जिसको वन लेबल किया है ये डेंड्राइट है, ये क्या है, ये वो प्रोसेस है जो सेंसेशन लेकर आया। टू में सोमा या सेल बॉडी है, ठीक। आगे थ्री पे एक्सॉन है, फोर पे नोड्स ऑफ फ्रेंड वायर, ये जो माइलिन शीथ है उसके दरमियान के गैप्स हैं, ठीक है। फिफ्थ पे एक्सॉन टर्मिनल है, यानी जहां एक्सॉन एंड होता है आगे मैसेज कन्वे कर देता है। सिक्स पे शिवॉन सेल है, और सेवन पे उन्हीं से स्क्रीट की हुई लिपिड लेयर या शीथ, ठीक। और एट पे न्यूक्लियस है।
सेल बॉडी की डिटेल से बात करते हैं। जैसे हम कहा था कि इस न्यूरॉन एक न्यूरॉन का मास्टरमाइंड यानी कि उसका सारा कंट्रोल सेल बॉडी के पास है, क्योंकि यहाँ क्या चीज है, यहाँ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए मटेरियल, यानी कि जो सिंथेसाइज करना है। डैमेज वैसे न्यूरॉन का रिपेयर नहीं होता, लेकिन जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी रिकवरी हो सकती है आफ्टर इंजरी, वो इसके कंट्रोल में। उसके अलावा यहाँ पर एक सब्सटेंस मौजूद है जिनका नाम है निसल बॉडीज या निसल सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या चीज है, ये जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनका काम प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है, बिल्कुल इसी तरह ये निसल बॉडीज या निसल ग्रेन्यूल्स, निसल सब्सटेंस, डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट नाम इसका आता है। इनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स वही हैं जो एक जर्नल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। ठीक है, इस तरह करके स्ट्रक्चर मौजूद है। फिर एक एक्सॉन हिलॉक होता है, ये वो हिस्सा है जो एक्सॉन यानी कि अगले प्रोसेस के साथ कनेक्शन है सेल बॉडी का। ठीक है, इस पिक्चर में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये हिस्टोलॉजी की पिक्चर है कि ग्रेन्स की तरह का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर मौजूद ग्रेन्स के जैसा। डेंड्राइट्स की बात कर रहे थे। डेंड्राइट्स कौन से प्रोसेस हैं, सेंसेशन लेकर आने वाले। ठीक है, मल्टीपल होते हैं और दूसरे डेंड्राइट्स के साथ भी एक्सॉन जो है वो साइनेप्स करता है। अब न्यूरॉन में एक चीज है कि डेंड्राइट्स जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एक्सॉन ज्यादातर न्यूरॉन में एक ही होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं, ताकि एक जो न्यूरॉन है वो मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है, लेकिन आगे एक्टिविटी के लिए जो, क्योंकि डायरेक्शन है साइनेप्स के या एक्शन पोटेंशियल के मूव करने की, वो इस तरह है कि डेंड्राइट्स से होते हुए टूवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। तो डेंड्राइट्स मल्टीपल हैं ताकि वो सिग्नल्स की तरह कैच कर सके मल्टीपल बातों को, और बाद में सेल बॉडी से प्रोसेस करवाकर एक्सॉन के थ्रू आगे फॉरवर्ड कर दें। एक्सॉन की बात करते हैं। एक्सॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसके फंक्शन की वजह से, क्योंकि इसने नर्व बनानी है। तो हमने बात की थी कि इसके ऊपर मौजूद है माइलिन शीथ जो कि स्क्रीट करते हैं शिवॉन सेल्स। ठीक है, इनके दरमियान में जो गैप्स हैं वो नोड ऑफ रेनवायर कहलाते हैं। अब इस तरह है कि माइलिन शीथ क्योंकि इंसुलेशन प्रोड्यूस करती है, यानी कि इसके अंदर जो सिग्नल कैरी हो रहा है वो बाहर कहीं ना जाए। ठीक है, जैसे वायर के ऊपर फ्लेक्स वो ब्लैक कलर का कवर मौजूद होता है कि अंदर फ्लो करने वाला करंट बाहर ना जाए, इसलिए एक्स्ट्रा डिस्चार्जेस या एक्स्ट्रा फंक्शन ना हो, तो ये माइलिन शीट इंसुलेट करती है। अब नॉर्मली जो कंडक्शन स्पीड है न्यूरॉन की, एक्सॉन की, वो 100 माइल्स पर आवर होती है। ठीक है, 100 माइल्स सॉरी पर सेकेंड होती है। लेकिन जहां पर नोड्स ऑफ रेनवायर मौजूद हैं ये अलाउ करते हैं कि ज्यादा तेजी से कैरी कर सकें। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जहां जहां गैप्स हैं वहां जाहिर इंसुलेशन नहीं है, वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, वहां से इम्पल्स जल्दी कैरी हो सकती है, और ऐसे बिल्कुल जैसे जंप कर करके तेज तेज कोई चीज कैरी हो जाए। इस तरह की इम्पल्स कैरी करने को सल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक, इस तरह की कंडक्शन से फायदा क्या होता है कि स्पीड मजीद इंक्रीज हो जाती है, अप टू 120 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो चीज 100 हो रही थी वो 120, वो 1.2 टाइम्स बढ़ गई है इस नोड ऑफ रेनवायर की वजह से। ठीक है, अब एक्सॉन टर्मिनल जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ इस पिक्चर में फोकस करें पहले कि देखें एक्सॉन टर्मिनल जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ जाकर कंबाइन कर रहा है। ठीक, अभी जब कंबाइन करते हैं तो एक्सॉन टर्मिनल जो है ये अपने अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, और दूसरा जो रिसीविंग न्यूरॉन है उसको रिसीव करके अपना मैसेज फर्दर कन्वे करता है। ठीक है, ये देखिए एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के साथ कंबाइन हो रहा है और कर क्या एक्शन रहा है कि
ये जो ग्रेन्यूल्स हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर बाइंड कर रहे हैं रिसेप्टर साइट्स है रिसीविंग न्यूरॉन में उसके ऊपर, और अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह एक न्यूरॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को पास ऑन करता जाता है और सारी कंडक्शन या एक्शन पोटेंशियल कैरी होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं, बाकी तो स्ट्रक्चर वही है जनरल जिस तरह होता है, एक सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन्स हैं। डिफरेंस जो आता है वो ऊपर मौजूद माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स में। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी जो माइलिन शीथ है वो ओलिगो डेंड्रोसाइट्स बना रहे होते हैं, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हैं वो शिवॉन सेल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके जो ग्लायल सेल्स हैं वो ज्यादा है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन है, जाहिर है कि उनमें रीजनरेशन नहीं है बिल्कुल भी, और उनका लॉस यानी कि मेमोरी, क्योंकि वो साइनेप्सिस में इन्वॉल्व हैं, ब्रेन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से उनकी प्रोटेक्शन भी ज्यादा है। अब आपके सामने कंपैरिजन है, ये साइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के साथ जस्ट सैटेलाइट सेल नाम के ग्लायल सेल्स हैं, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे देखें तो एस्ट्रोसाइट्स भी हैं, एपेंडाइमल सेल्स भी हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी हैं, माइक्रोग्लाया भी हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये न्यूरॉन्स को, जो सीएनएस का न्यूरॉन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लायल सेल्स मल्टीपल टाइप्स के हैं हमारे पास, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, शिवॉन सेल्स हैं, माइक्रोग्लाया हैं, अपेंडाइमल सेल्स हैं और एस्ट्रोसाइट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोकेटेड होंगे, डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से। काम इन सब का प्रोटेक्शन और सपोर्ट है, लेकिन मॉडिफिकेशन न्यूरॉन की लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से वो जहां जहां आता जाएगा हम जिक्र करते जाएंगे, ठीक है। तो जनरल फंक्शंस ये हैं कि जो माइक्रोग्लाया हैं ये मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं, यानी कि वेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी एक तरह से प्रोवाइड करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये ब्रेन के स्ट्रक्चर और सिनेप्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और मेमोरी में भी, यानी कि ग्लायस अगर स्पोर्टिंग टिश्यू भी है तो ये मेमोरी में भी साथ रोल प्ले कर रहा होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जैसे बात की कि ये सीएनएस के न्यूरॉन्स की माइलिनेशन करता है, उनकी इंसुलेटिंग शीट बनाता है, जबकि शिवॉन सेल जो है वो यही चीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए कर रहा होता है कि न्यूरॉन की कवरिंग या इंसुलेटिंग शीट बना रहा हो, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लिया है। सैटेलाइट सेल्स भी इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, ये भी प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं, ये सेल बॉडी के साथ क्लोजली मौजूद होते हैं, ठीक है, सेल बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ज्यादा जिक्र जो है वो शिवॉन सेल्स का इसलिए आता है कि एक्सॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसने जो एक्शन पोटेंशियल है उसको कैरी करना होता है, अवे आगे रिले करवाना होता है। न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे की जाती है, एक मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। अब जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें यही जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, इनकी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस की वजह से ये सब टाइप्स हैं, जैसे कि सूडो यूनिपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन इस पे डिपेंड करती है कि न्यूरॉन कैरी क्या सेंसेशन करता है, क्या वो सेंसेशन या सेंस करवा रहा है तो सेंसरी है, अगर वो आउटपुट पे मोटर एक्टिविटी करवा रहा है तो वो मोटर है, अगर वो दोनों काम कर सकता है, सेंसेशन भी मोटर भी, तो वो मिक्स्ड न्यूरॉन है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहली टाइप जो है वो यूनिपोलर है, ठीक है। यूनिपोलर यानी जिसके एक ही पोल या एक ही डायरेक्शन है। इन न्यूरॉन्स की एक डिफरेंट चीज ये है कि इसमें डेंड्राइट्स नहीं होते, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि डेंड्राइट्स नहीं है, जस्ट एक एक्सॉन होता है, ठीक है। लेकिन एक्सॉन इसका इस तरह डिवाइडेड होते हैं उसके फाइबर्स की, यही सेंसेशन रिसीव भी करते हैं और इसी का एक सेगमेंट जो है वो मोटर एक्टिविटी करवा देता है, यानी कि एक्सॉन ही डेंड्राइट की तरह काम कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ऐसे जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको
ब्रेन के कॉक्लियर न्यूक्लियस में मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल याद करने के लिए एग्जाम्पल कर लें, जब आगे न्यूक्लियाई पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि कहाँ पर लोकेटेड है और क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो यूनिपोलर वो है जिसमें एक ही पोल या एक डायरेक्शन में ही मौजूद है लॉन्ग एंड लॉन्ग टर्मिनल, और वो एक्सॉन है, और इसकी एग्जाम्पल है कॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। फिर स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। स्यूडो का मतलब फॉल्स, लगता है यूनिपोलर लेकिन है इसके दोनों पोल्स, क्योंकि सेल बॉडी साइड पर गई हुई है। ठीक, तो एक साइड पे इस तरह है कि फाइबर्स जो हैं इसके एक्सॉन जो है वो स्प्लिट हुए हुए हैं। ये भी डेंड्राइट्स नहीं है यहाँ पर प्रॉपर मौजूद, एक्सॉन ही की रेंजिंग है, लेकिन दो तरह के पोल्स लग रहे हैं। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स सारे इस टाइप के होते हैं। सही। फिर बाइपोलर हैं, ये प्रॉपर न्यूरॉन वही जिस तरह भी हम जिसका स्ट्रक्चर हमने जनरल पढ़ा था इस तरह का। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक कॉर्नर पे प्रॉपर डेंड्राइट की जगह सेंसरी रिसेप्टर होता है। ठीक है, डेंड्राइट की तरह रिसीविंग एंड है लेकिन वो फाइबर्स की तरह स्प्लिट नहीं हुआ हुआ, वहां प्रॉपर एक रिसेप्टर मौजूद है, वो सेंस करता है और आगे पास करता है सिग्नल। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन्स जो हैं वो रेटिना में मौजूद है। आप इसके पैटर्न से देख सकते हैं कि एक साइड पे सेंसेशन कैरी करे और उसको ले जाए, जैसे आई जो है, रेटिना जो है वो लाइट को रिसीव करता है और ब्रेन में फर्दर पे पास ऑन कर देता है, जो हमने देखा होता है। ठीक है, और फिर मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर में डेंड्राइट्स है, मल्टीपल डेंड्राइट्स। ठीक है, और फिर एक्सॉन है जिसकी तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। अब आपको ये चीज याद रखनी है, जो टाइप ऑफ न्यूरॉन विद एग्जांपल्स हैं ये पूछे जाने वाली चीज है। ठीक है, तो एमसीक्यू में एक आध जरूर पूछा जाता है इसमें। तो यूनिपोलर जो है वो कॉक्लियर न्यूक्लियस में, सूडो यूनिपोलर सेंसरी हैं, बाइपोलर रेटिना में होंगे, और मल्टीपोलर जो है, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन्स है। ठीक है, बाइपोलर को देख लीजिए एक दफा। बाइपोलर में दो पोल्स यानी दो एंड्स है ना, एक इसका रिसीविंग एंड है और एक इसका आगे एक्टिंग एंड है जिसने आगे मैसेज ट्रांसमिट कर देना। नॉर्मली न्यूरॉन्स में इस तरह है कि एक ही हिस्सा जो है वो दोनों का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूनिपोलर में एक ही एक्सॉन था, वो हाफ सेंसेशन ले रहा है डेंड्राइट के जैसा एक्ट करके, और हाफ अपने जैसे एक्सॉन जैसा काम कर रहा है फर्दर ट्रांसमिशन करके। उसके अलावा एक क्लासिफिकेशन ये है कि जो लोकेशन है न्यूरॉन की, फंक्शन भी और लोकेशन भी, ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जो सेंसेशन ला रहा है, फील कर रहा है, तभी देखिए यहाँ पर कौन सा बना हुआ है, सूडो यूनिपोलर, अभी हमने बात की थी। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्या है, वो जो सेंसेशन रिसीव करेगा, ठीक है, कहीं से भी रिसीव कर सकता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से भी कर सकता है, और जो फिंगर्स पे टच, हैंड पे टच, बॉडी पे ओवरऑल टच फील होता है उनको कैरी करता है। ठीक है, इनके छोटे एक्सॉन्स होते हैं और सूडो यूनिपोलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है ये प्रॉपर लार्जर एक्सॉन्स, मल्टीपोलर स्ट्रक्चर होता है। और फिर एक टाइप ऑफ न्यूरॉन है, ये इंटरमीडिएट या इंटर न्यूरॉन है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर, इनका काम जो है वो मिडवे है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर, क्योंकि ये जो है ये जस्ट कनेक्टिविटी का काम करवा रहे हैं, यानी कि ये इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन करवा रहे हैं, इसलिए ये इंटर न्यूरॉन है। अब सेंसेशन लेना बॉडी की पेरिफेरी का काम है, ठीक है, और एक्टिविटी करवाना, मोटर करवाना भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, तो लेकिन इनके दरमियान जो कनेक्शन करवाना है वो तो सीएनएस में होगा। जाहिर है, मैंने अगर कोई चीज फील की है, मेरा ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स करेगा तो मैं हाथ से उसको आउटपुट दूंगी, कि जैसे कोई चीज अगर मैं हटाना चाहती हूँ, रास्ते से उठाना चाहती हूँ, वो सब। अब जो इंटर न्यूरॉन है ये सारे सीएनएस के अंदर मौजूद होंगे, और मोटर और सेंसरी न्यूरॉन जो है ये प्रॉपर पीएनएस के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, साइनैप्स क्या चीज है? साइनैप्स जो है ये न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन है। ठीक है, यानी कि जो भी हम बात कर रहे हैं कि एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे के साथ लिंक है, सेंसेशन रिले करता है, ये सब जिस पैटर्न के थ्रू हो रहा है ये साइनैप्स है। आसान लफ्जों में साइनैप्स वो जगह है जहां न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इनका गॉसिप रूम है ये। यहाँ न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, 100
टू थाउजेंड्स ऑफ साइनेप्सेस जो है ब्रेन में मौजूद है। और इवन जो हम कुछ चीज याद करते हैं, जो हमारी मेमोरी है, वो भी ऐसे साइनेप्सेस की तरह बनती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में कि एक न्यूरॉन जो है, इसकी सेल बॉडी के ऊपर और इसके डेंड्राइट्स के साथ एक दूसरा न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल आकर कनेक्ट हो रहा है। और क्या कर रहा है ये चीज, यानी कि अपने सिनेप्टिक वेसिकल्स, अपने न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है, जो कि जाकर बाद में रिसीविंग न्यूरॉन के ऊपर अटैच होंगे। ठीक है, और इसका जो डेटा इसके अंदर मौजूद था वो ये रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब इस तरह कहते हैं कि ये जो न्यूरॉन पहले मौजूद है कनेक्शन से पहले, उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। प्री साइनेप्टिक यानी कि साइनेप्स से पहले। ठीक है, और फिर साइनेप्टिक लेफ्ट है, वो जगह है जो दो के दरमियान का गैप है, और जहां से न्यूरोट्रांसमीटर पास ऑन करके अगले की तरफ जाएगा। और फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये वो है जो कि रिसीविंग एंड पर है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइनेप्टिक कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो सिंपलेस्ट है वो तीन है। ठीक है, इसमें एक्सोडेंड्राइटिक है कि अगर एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाकर कंबाइन करता है या सिनेप्स बनाता है, तो उसको एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगर एक्सॉन जो है दूसरे न्यूरॉन की बॉडी पर यानी सोमा पर जाकर सिनेप्स बनाता है, तो उसको हम एक्सोसोमेटिक सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, और अगर एक एक्सॉन दूसरे भी न्यूरॉन के एक्सॉन पर ही जाकर सिनेप्स बनाता है, तो उसको हम एक्सोनिक सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, फंक्शन इन सब का एक ही है, लेकिन इससे ये कि स्पीड और एक्टिविटी ऑल्टर हो जाती है कैरी करने की। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स बनाने के लिए डिपेंड करता है इस तरह। ठीक है, जहां जहां इसका जिक्र आता जाएगा डिटेल में जाएंगे। उसके अलावा एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी एग्जिस्ट करती है इन सिनेप्सिस की। उसके अंदर जस्ट वो कनेक्शन नहीं है जो न्यूरॉन का न्यूरॉन के साथ है। न्यूरॉन कहीं भी जहां जाकर दूसरे किसी स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो रहा है, वो भी सिनेप्स कंसीडर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक है एक्सोसिक्रीटरी, इसमें एक एक्सॉन टर्मिनल जाकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली कोई सब्सटेंस रिलीज कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सॉन टर्मिनल के अंदर एपिनेफ्रीन है, वो जाकर ब्लड वेसल्स में रिलीज हुई, तो एपिनेफ्रीन क्या करती है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। ठीक है, ब्लड फ्लो तेज करवाकर। ठीक है, और या फिर जनरली वेजो डायलेटर्स, वेजो कंस्ट्रिक्टर्स रिलीज करवाने के लिए जो लोकल सब्सटेंसेस हैं सारे, ठीक है, वो ये सब रिलीज कर सकते हैं। फिर एक्सोनिक जैसे हमने बात की। ठीक है, एक्सोडेंड्राइटिक थी, एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है कि जस्ट टर्मिनल जो है वो सराउंडिंग सेल के लिए स्क्रीशन रिलीज करे। ठीक है, और एक्सोसोमेटिक या एक्सोसाइनेप्टिक जैसे बात की थी कि बॉडी पे जाकर अटैच हो। अब ये हमने बात की कि एक्सॉन्स जो मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं वो एक नर्व बनाते हैं, तो नर्व का स्ट्रक्चर या नर्व की कवरिंग्स क्या है। तो पहले देखते हैं हम, एक्सॉन है, जैसे हमने पढ़ा कि एक सिंगल एक्सॉन, उसके ऊपर माइलिन शीट। अब एक्सॉन्स इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनता है, एक नर्व फाइबर। ठीक है, तो अब हर जो एक स्टेप है उसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद है। अगर आप लोगों को मसल्स का बेसिक स्ट्रक्चर याद हो, तो आप उसको इसके साथ कंपेयर करके चल सकते हैं, होमोलॉगस है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो नर्व फाइबर है, यानी नर्व फाइबर क्या है, खुद एक्सॉन्स की कलेक्शन। ठीक है, इंडिविजुअल एक्सॉन के बाहर पहले जो एक कवरिंग मौजूद है वो है एंडोन्यूरियम। ठीक है, फिर मल्टीपल फाइबर्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो बनाते हैं एक फेसिकल। उसके बाहर जो कवरिंग मौजूद है वो है पेरिन्यूरियम। ठीक है, पेरिन्यूरियम एक इंडिविजुअल फेसिकल को सराउंड करती है। उसके बाद पूरी नर्व के गिर्द यानी मल्टीपल फेसिकल्स के गिर्द जो कवरिंग है, जो पूरी स्पाइनल नर्व के बाहर आपको नजर आती है, वो एपिन्यूरियम है। ठीक है, एक सिंगल नर्व फाइबर को या एक सिंगल प्रॉपर एक्सॉन जो है, यानी कि बिल्कुल बेसिक यूनिट, आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप जो वायर होती है आम किसी भी चीज की तार, उसको अगर आप ऊपर से उसका ब्लैक वाला पील ऑफ कर दें, तो उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कॉपर के
ऐसे धागेनुमा वायर्स होती हैं अंदर छोटी छोटी, ठीक है। तो वो बेसिक जो है वो बिल्कुल एक नर्व फाइबर, अगर उसके बाहर एक सिंगल लेयर हो तो वो इसकी एंडोन्यूरियम है। उन सारों को इकट्ठा करके अगर रैप किया जाए तो पेरिन्यूरियम के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद अगर इन पूरे फाइबर्स फेसिकल्स को मल्टीपल को इकट्ठा करके एक नर्व की तरह कर दिया जाए तो वो एपिन्यूरियम है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर कि एंडोन्यूरियम और माइलिन शीथ में क्या डिफरेंस है। एंडोन्यूरियम जो है ना बच्चे वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो सारी कवरिंग्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि जो माइलिन शीथ है वो लिपिड है, ठीक है। लिपिड फैटी सब्सटेंस है, इंसुलेशन का काम करता है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग प्रोवाइड करता है, रैपिंग का काम करता है, ठीक है। तो जो माइलिन शीथ है वो तो एक्सॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कंसीडर होगा ना, यानी कि अगर ये एक्सॉन है, इसके ऊपर ये मौजूद है इसकी माइलिन शीथ, और इसके बाहर जो रैपिंग मौजूद है ना वो एंडोन्यूरियम है, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी अभी, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग थी स्पाइनल नर्व की। अब देखें यहाँ इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सॉन है, इसके ऊपर माइलिन शीथ है, उसके ऊपर जो कवरिंग है जो इन्होंने थोड़ी सी पील ऑफ करके दिखाई है ये एंडोन्यूरियम है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एक्सॉन्स जब इकट्ठे हो गए हैं तो बना है एक फेसिकल, और उसकी कवरिंग का नाम है पेरिन्यूरियम। और ऐसे मल्टीपल फेसिकल्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक नर्व बनती है स्पाइनल नर्व, और उसकी कवरिंग है एपिन्यूरियम, ठीक है। तो आप इसको मसल के साथ कंपेयर करें तो आप इसको अच्छा समझ सकते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोटिस करने की है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो मौजूद हैं एपिन्यूरियम के अंदर, ठीक है। एपिन्यूरियम के अंदर जो नर्व को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती है ना वो मौजूद हैं, ठीक। नर्व का स्ट्रक्चर कैसा है, नर्व की बात करें इतनी देर से तो ये स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बेसिकली ये एक स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। क्रैनियल नर्व में जस्ट न्यूरॉन्स की कलेक्शंस होते हैं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। स्पाइनल नर्व जो है जी, नर्व को भी ब्लड ब्लड चाहिए, जाहिर है लिविंग स्ट्रक्चर है। इसी तरह ब्लड वेसल्स को नर्व्स चाहिए होती हैं वेजो डायलेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो नर्व को अपनी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, वाजा वेजोरम सुना होगा नाम अगर, ठीक है। नर्व के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टू बी स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व के स्ट्रक्चर की। अब हमने बात की थी कि क्रैनियल नर्व्स या तो सेंसरी थी या तो मोटर थी या तो मिक्स थी, वो उस तरह की न्यूरॉन्स की कलेक्शन से बन जाती। लेकिन एक स्पाइनल नर्व के अंदर दोनों कंपोनेंट हैं तो ये कैसे बनती है। अब इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ वापस जाना पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड के, कि हमने बात की थी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पोर्शन है या वेंट्रल पोर्शन है वो मोटर है, ठीक है। वेंट्रल पोर्शन जो है वो मोटर है, और जो डोर्सल पोर्शन है या पोस्टीरियर पोर्शन है वो सेंसरी है, ठीक है। अब अगला हिस्सा मोटर है, पिछला हिस्सा सेंसरी है, लेकिन नर्व जो है वो तो हमें दोनों कंपोनेंट्स चाहिए। तो नर्व जो अराइज करेगी वो दोनों सेगमेंट्स से आएगी और कंबाइन होगी। होता ये है कि मोटर जो पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का वहां से एक हिस्सा अराइज करता है जिसको हम वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कहते हैं, ठीक है। वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कहते हैं क्योंकि ये हिस्सा मोटर सेंसेशन लेकर आएगा। और एक हिस्सा जो है वो सेंसरी है, ठीक है। सेंसरी बेसिकली जो है वो बॉडी की तरफ से इसकी तरफ जा रहा है और मोटर इसको कैरी कर रहा है, लेकिन जैसे कि समझे रोड की दो साइड्स होती है, टू वे ट्रैफिक, तो ऐसे है, लेकिन ये किसी पॉइंट पर कंबाइन कर जाते हैं तो वहां ये नर्व कहलाती है, ठीक है। फिलहाल ये कि जो मोटर हिस्से से आ रहा है वो वेंट्रल रूट है, जो सेंसरी से जा रहा है या पास ऑन कर रहा है फिलहाल वो डोर्सल रूट है। ये दोनों जहां कंबाइन करते हैं ना वो जगह स्पाइनल नर्व कहलाती है, क्योंकि स्पाइनल नर्व जो है वो क्या है, वो मिक्स्ड है, ठीक है। अब ये फिर आगे जाकर फर्दर एक्शन करती है कि चाहे अगर इफरेंट पोर्शन था ले जाने वाला तो वो मसल को सप्लाई करेगा, लेकिन अगर अफरेंट पोर्शन था जैसे बात की तो वो स्किन से सेंसेशन लेकर जा रहा होगा। चाहे टू वे ट्रैफिक है लेकिन जिस पॉइंट पर दोनों सर्विसेज मौजूद हैं वो पॉइंट स्पाइनल नर्व बनाता है, ठीक है। इस पिक्चर में एक मर्तबा दोबारा देखेंगे कि
अगला हिस्सा जो है वेंट्रल, वो वहां पर सारे मोटर न्यूरॉन्स मौजूद थे। मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी की एग्रीगेशन थी, ठीक है। ग्रे मैटर है ना ये सारा बटरफ्लाई शेप। तो एंटीरियर साइड पर मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी की एग्रीगेशन है, उससे फाइबर ओरिजिनेट करके आगे जा रहा है। और बैक साइड पर सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी की इंटीग्रेशन है, यहाँ पर सारे सेंस आ रहे थे, ठीक है। अब ये जो जहां पर दोनों कंबाइन होते हैं, वो जगह प्रॉपर एक नर्व बनती है, मिक्स पेरिफेरल नर्व, ठीक है। और ये पेरिफेरल नर्व आगे फिर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब यही जो डिवीजन है ना, ये आगे दो पार्ट्स में होती है, जिसको डोर्सल और वेंट्रल रेमाई या एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमाई कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो नर्व है उसमें उसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। अब एक हिस्सा नर्व का बॉडी के फ्रंट पे चला जाता है, वो कहलाता है एंटीरियर रेमस या रेमाई, और रेमाइस प्लूरल, ठीक है। और एक हिस्सा बैक साइड पे चला जाता है, जिसको हम पोस्टीरियर रेमस कहते हैं। तो किसी भी स्पाइनल नर्व की जो प्राइमरी या सबसे पहली डिवीजन होती है ना, वो रेमस कहलाती है। अगर आप रिकॉल करें तो ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ा था कि इट इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1। वो ये था कि एंटीरियर पोर्शंस थे इन सब नर्व्स के, क्योंकि जो एंटीरियर रेमाई है वो बॉडी के फ्रंट पे सप्लाई करते हैं, और पोस्टीरियर रेमाई जो है वो बॉडी की बैक पे सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अपर लिम्ब फ्रंट पोर्शन की तरफ ज्यादा है, तो एंटीरियर रेमाई सारे ब्रेकियल प्लेक्सस बना रहे होते हैं। तो ये पैटर्न है। अब इसमें एक चीज और जो अभी यहाँ एम्फेसाइज करने की है, देखें दरमियान में क्या मौजूद है, एक इंटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की भी हमने बात की कि इसका एक्सॉन भी जो है वो जा रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, और सेंसरी का भी उधर से आ रहा है। लेकिन इंटर न्यूरॉन सीएनएस के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही मौजूद है, जो इनके आपस में रिले करवा रहा है या इनकी डील करवा रहा है आपस में। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, सेंसेशन आ रही है, कैरी हो रही है, रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सीएनएस में कैसे पहुंच रही है। प्रोसेसिंग तो तब होगी ना जब इंफॉर्मेशन आएगी। सवाल ये कि इंफॉर्मेशन आ कैसे रही है, उसका एक सिंपल सा जवाब है, उसका नाम है रिसेप्टर, ठीक है। पूरा एक पैटर्न है। रिसेप्टर एक स्ट्रक्चर है जो इन सब सेंसेशंस को, इन सब चीजों को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी स्टिमुलस है, ठीक है, किसी भी किस्म का स्टिमुलस है, टच का, पेन का, टेम्परेचर का, वो ओरिजिनेट हुआ, उसको रिसेप्टर ने रिसीव किया, पेरिफेरल नर्व के थ्रू डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भेजा, जहां पर सारी सेंसेशंस थी। वहां से अपर लेवल पर ब्रेन में चला गया, जैसे मेडुलरी न्यूक्लियाई के ट्रैक्ट्स हैं, क्या है हम बाद में देखेंगे। वहां से अगला न्यूरॉन थैलेमस में ले गया, वहां से एक अगला न्यूरॉन, सबसे सुपीरियर जो पार्ट है ब्रेन का, सेंसरी कॉर्टेक्स, वहां रह गया, ठीक है। उसके बाद अब जब सेंसरी कॉर्टेक्स तक पैगाम पहुंचा, तो ये आगे फिर मोटर कॉर्टेक्स को मुतहरिक करेगी कि उसने आगे से रिस्पॉन्स करना है। तो मोटर कॉर्टेक्स जो है देन फिर आगे अफेक्टर्स होते हैं, उनसे कोई भी एक्शन करवाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके ये सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड वे में प्रोसीड होती है। तो रिसेप्टर्स या सेंसरी रिसेप्टर्स क्या है, ये ट्रांसड्यूसर्स हैं। ट्रांसड्यूसर क्या चीज होती है, एक ऐसा ऐसा इक्विपमेंट होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अब ये भी क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इन्वायरमेंट में से पिक करते हैं, एक्शन पोटेंशियल की तरह बनाकर एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू सीएनएस में भेज देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है, टच है, ठीक है, टच से क्या है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिंगर मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी, कोई चीज टच कर रही है, टेम्परेचर उसका ज्यादा है, कम है, या प्रेशर डाल रही है, वाइब्रेशन है, कोई भी चीज है, उसको ये रिसीव करते हैं और कन्वे करके आगे भेज देते हैं सीएनएस में, ठीक है। मल्टीपल इसकी टाइप्स हैं, इसकी बहुत डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, हम देखेंगे। लेकिन जनरली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो है कि मैकेनिकल, यानी ये वो स्टिमुलस जिस किस्म का ये कैरी कर रहे हैं वैसी क्लासिफिकेशन है। मैकेनिकल स्टिमुलस है, प्रेशर पेन जैसा, थर्मल है, टेम्परेचर जैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे लाइट रेटिना कैरी कर रहा है, या केमिकल एनर्जी है जैसे स्मेल, टेस्ट, या ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट, ये सारा ये कैरी कर रहे हैं।
ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं कि जहां पर जैसे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वो नर्व्स की एंडिंग्स फ्री हो, जैसे कि वायर मौजूद होती है ना, अगर बिल्कुल बेयर वायर हो तो उससे करंट लगता रहता है, तो अगर ये इस तरह नर्व एंडिंग्स हुई हैं। फिर कुछ हैं जिसमें मॉडिफिकेशंस हैं कि नर्व एंडिंग एक्सपैंड होके प्रॉपर एक ट्रांसड्यूसर की शक्ल में बन गई है। फिर हेयर के साथ हैं, क्योंकि तभी अगर डरो या फिर सर्दी लगे तो बाल खड़े हो जाते हैं जो, ठीक है। फिर डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं। फिर गोल्जी टेंडन अपरेटस है, ये टेंडन्स के अंदर मौजूद है ताकि अगर स्ट्रेच हो ना जॉइंट्स तो पता चल जाए बॉडी को, ठीक है। फिर पेसिनियन कॉर्पसल्स हैं, मेसनर्स हैं, क्राउस हैं, स्पिंडल मसल स्पिंडल्स हैं, ये हम देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो रिसेप्टर्स की जैसे बात की थी कि क्लासिफिकेशन के काफी सारे पैटर्न्स हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है जो बाय स्टिमुलस टाइप है, ठीक है। स्टिमुलस कौन सा रिसीव करेंगे वो, फिर कहाँ मौजूद है ये, और स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, ठीक है। जो स्टिमुलस टाइप के हिसाब से मैकेनो रिसेप्टर्स हैं सबसे पहले, या मैकेनिकल, ये वो हैं जो स्किन में से टच की या डीप टिश्यू में से पेन की जैसे इंजेक्शन लगे वो वाली सेंसेशन कैरी करेंगे, हियरिंग का, इक्विलिब्रियम का, या आर्टीरियल प्रेशर का, ठीक है। इंटरनल जो करोटिड बैरो रिसेप्टर्स ये सब होते हैं, ये मैकेनो रिसेप्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर है वार्म और कोल्ड को फील करने के लिए। फिर नोसाइसेप्टर्स हैं, ये पेन को कैरी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स हैं वीएन की सेंसेशन। फिर कीमो रिसेप्टर्स हैं टेस्ट, स्मेल या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चेक करने के लिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे तो फॉरेन स्टिमुलस ब्रेन को भेजा जाता है। फिर क्या किया जाता है, रिस्पायरेशन तेज की जाती है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इनहेल की जाए। इस तरह करके मल्टीपल रिस्पॉन्सेज फिर आगे आ जाते हैं। लोकेशन के हिसाब से एक्सटीरो इंटेरो रिसेप्टर्स हैं और प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं। एक्सटीरो वो जो बॉडी से बाहर हैं, ठीक है। इंटेरो वो हैं जो बॉडी के अंदर हैं, ठीक। और प्रोप्रियोसेप्टर्स वो हैं जो प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि आपकी ओरिएंटेशन, आप कहाँ मौजूद हैं वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप्स हैं, एक्सटीरोसेप्टर्स बॉडी से बाहर, इंटेरोसेप्टर्स बॉडी के अंदर, और प्रोप्रियोसेप्टर्स वो जो कि आपकी लोकेशन आपको बताएंगे। एक्सटीरोसेप्टर्स बहुत सारे वही जो अभी सारी सेंसेशंस कैरी कर रहे थे ना, उन्हीं की लोकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन ये, ठीक है। जैसे मर्कल कॉर्पसल है, ये क्या ले जा रहा है, ये टंग और ओरल म्यूकोजा टेस्ट लेकर जा रहा है, ठीक है। यहां देखा तो उस टाइम ये कीमो रिसेप्टर था क्योंकि तब स्टिमुलस की टाइप थी। अब लोकेशन के हिसाब से नाम दे दिया, बॉडी के बाहर है मर्कल कॉर, बाहर बाहर का यानी टेस्ट जाहिर बाहर की चीज से है, तो मर्कल कॉर्पसल है, ठीक है। मेस्टर्स कॉर्पसल है, टेक्टाइल यानी कि टच कैरी करते हैं, वहां अभी मैकेनो रिसेप्टर का जिक्र हो रहा था, ये वही चीजें हैं, सिर्फ पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट है तो नाम डिफरेंट है, ठीक है। रुफिनिस कॉर्पसल्स प्रेशर और वार्मथ को कैरी करते हैं, क्राउस कॉर्पसल कोल्ड को कैरी करते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स पेन और टच को कैरी करती हैं। इंटेरोसेप्टर्स क्योंकि बॉडी के इंटरनल विस्ट्रा के अंदर मौजूद हैं, हार्ट के अंदर किडनी, ब्लैडर, स्किन, हार्मोन्स, लंग्स, स्टमक जो भी, यानी कि फॉर एग्जांपल ब्लैडर में स्ट्रेच, यूरिन ज्यादा डिस्टेंड हो गया है वो फीलिंग देना इंटरनल मैसेज है ना, तो इंटरनल रिसेप्टर्स ही कैरी करते हैं। ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, इंटेस्टाइन में स्ट्रेच है वो फील होती है अर्ज टू डेफिकेट, ठीक है। बोन के अंदर अगर सैनोवियल फ्लूइड ज्यादा बनेगा इन्फ्लेमेशन से वो, ठीक है। जनरली सारी इस तरह की सेंसेशंस, इसमें क्या फिर प्रोप्रियोसेप्टर्स आ जाते हैं, वो जो आपकी लोकेशन डिटरमाइन करते हैं। अब इस तरह है कि ये मौजूद है मसल्स में, टेंडन्स में, और कुछ पेन और इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मसल्स के अंदर मौजूद है, अगर मसल ज्यादा स्ट्रेच होने लगता है या ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ये फौरन बता देते हैं, ठीक है। कॉल्जी टेंडन अगर जैसे आपका जॉइंट जरूरत से ज्यादा फ्लेक्स या एक्सटेंड कर दिया तो ये फौरन सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं कि मूवमेंट लिमिट करें। फिर आपको ये पता भी चलता है ओरिएंटेशन की, जैसे अगर आपकी टांग एक्सटेंडेड है, फुल लिम्ब आपकी एक्सटेंडेड, आपको पता आप खड़े हैं क्योंकि तभी ज्यादा आपकी लेग एक्सटेंडेड होती है, वेट बियर हो रहा है, इस तरह की चीजें ये कैरी करके ओरिएंटेशन बताते हैं, ठीक है। मसल के अंदर मौजूद है और
टेंडन्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे जो सिंपल है नर्व एंडिंग्स हैं वो सिंपल है, ठीक है, बाय स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ये सिंपल है, जो मॉडिफिकेशन बना रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स टाइप कंसीडर होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी क्लासिफिकेशन स्टिमुलस टाइप है, ये आपको आनी चाहिए जरूर, ये वाली, ठीक है, सिंपलेस्ट। तो ब्रेन के पार्ट्स की जनरल सी बात करते हैं, बाद में जब हम आगे इसकी डिवीजन्स अलग अलग पढ़ते जाएंगे तो हर एस्पेक्ट को डिटेल से देखेंगे। तो ब्रेन हमारा मास्टर, इसमें डिवीजन्स मल्टीपल पैटर्न से हैं, जैसे कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। ये वो डिवीजन है जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से है, ठीक है। जो लोब्स बनती हैं, जो डिवीजन्स होती हैं, वो जो प्रोजेंसेफ्लॉन है फोर ब्रेन है, वो आगे टीलेंसेफ्लॉन डाइनसेफ्लॉन में डिवाइड होगा। मिड ब्रेन मेसेंसेफ्लॉन, ठीक है, खुद भी कहलाता है, इसी के कंपोनेंट्स। हाइंड ब्रेन मीटेंसेफ्लॉन माइलेंसेफ्लॉन है, ठीक है। आगे फिर एक क्लासिफिकेशन में फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, वही जैसे बताया आपको, ठीक है। फोर ब्रेन वो है जो अबव मौजूद है सारा, मिड ब्रेन सेंटर में और हाइंड ब्रेन बैक साइड पे है। फिर ये जो क्लासिफिकेशन प्रोजेंसेफ्लॉन रोमेंसेफ्लॉन वाली थी, इसमें था कि जैसे प्रोजेंसेफ्लॉन फोर ब्रेन को कहा है तो उसके टीलेंसेफ्लॉन के अंदर साइब्रल कॉर्टेक्स आ गया, साइब्रल न्यूक्लियाई आ गए। डाइनसेफ्लॉन में हाइपोथैलेमस थैलेमस और रेटिना आ जाता है। मेसेंसेफ्लॉन में मिड ब्रेन है। मेटेंसेफ्लॉन में सेरिबेलम और पॉन्स आते हैं। माइलेंसेफ्लॉन में मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड सेपरेट है। अब जिस तरह रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन की है ना कि डिफरेंट पैटर्न से वही चीजें बार बार क्लासिफाई हो रही हैं, तो इस तरह पार्ट्स ऑफ ब्रेन अलग अलग भी बता सकते हैं और उनको एम्ब्रियोलॉजिकल हिसाब से, यानी कि अभी यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो क्या है, वो एक टीलेंसेफ्लॉन का हिस्सा है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो वो फोर ब्रेन का हिस्सा है, क्योंकि ये सारा सेरिब्रम है। फिर एक तीसरा पैटर्न है जिसके हिसाब से हम लोब्स में डिवाइड करते हैं ब्रेन को, उसमें देखें तो पेराइटल और फ्रंटल लोब आ जाते हैं सेरिब्रम में, ठीक है। वेंट्रिकल्स दरमियान में एक पोर्शन है जिसके अंदर से फ्लो करता है, अभी इसलिए उसका जिक्र नहीं किया कि अभी हम उसको पढ़ेंगे डिटेल्स में, कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। तो जैसे बात की कि एक एम्ब्रियोलॉजिकल हिसाब से डिवीजन, एक पार्ट्स के नाम के हिसाब से डिवीजन, जैसे ये सेरिब्रम है, ये इंटरनल थैलेमस हाइपोथैलेमस है, मिड ब्रेन है, ये सेरिबेलम है। ब्रेन स्टेम आ गई जिसमें मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इसी तरह लोब्स के हिसाब से एक फ्रंटल लोब है, ये फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन आ जाती है। जैसे मतलब फ्रंटल पेराइटल ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब्स हैं, चार हैं, तो ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। जैसे फ्रंटल लोब ज्यादातर जो लिंक है वो आई से, फ्रंटल आई फील्ड से रिलेटेड, आपकी स्पीच से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। पेराइटल लोब जो है वो ज्यादा सेंसरी सेंसेशंस ले रही होती है, रिसीव कर रही होती है। टेम्पोरल ज्यादा हियरिंग से रिलेटेड है। ऑक्सीपिटल ज्यादा विजन से रिलेटेड है। ये इसकी थोड़ी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है सब। ऑक्सीपिटल विजुअल से, पेराइटल सेंसरी से, टेम्पोरल जो है वो ऑडिटरी, और फ्रंटल जो है वो मोटर भी, और सेंस ऑफ स्मेल भी, टेस्ट भी, और इवन पर्सनैलिटी भी फ्रंटल लोब से डिटरमाइन होती है। दैट्स ऑल।